देश में जो एक प्रगति हो रही थी, नोटबंदी के बाद उस पर असर पड़ा। लाखों छोटे मध्यम उद्योग बंद हो गए। फिर जीएसटी आई। जीएसटी में भी छोटे और मध्यम व्यापारी को अब हर महीने फॉर्म भरना पड़ रहा है। जिस प्रकार से उसको जो रिफंड मिलना चाहिए समय पे नहीं मिल रहा है। अब उसका इंटरेस्ट का भार उसके पे तो बढ़ता ही है पूंजी पर। जो सेविंग्स पर जीडीपी रेट्स हैं उसमें भारी कमी आई है। हमारे भारत की संस्कृति यही है, अगर हम 100 रुपये कमाते हैं तो 99 रुपये खर्च करके 1 रुपये बचाएंगे तो परिवार सुखी होता है, और यदि 101 रुपये हम खर्च करेंगे तो वो परिवार सुखी नहीं होता, दुखी होता है। ये कंज्यूमरिज्म जो आ गया है वेस्टर्न कंसेप्ट का, ये लोन लो, हर चीज के लिए लोन ले लो, गाड़ी उठा लाओ, मोटरसाइकिल उठा लाओ, हर कोई उठा लाओ, और उसकी वजह से खर्चे बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, आमदनी बढ़ नहीं रही है। तो जब आमदनी बढ़ नहीं रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, बचत हो नहीं रही है, तो लोगों में अशांति होना स्वाभाविक है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में है और मेरे साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सर हैं। तो सर, सबसे पहले तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लगातार जारी है और राहुल गांधी 5 न्याय की बात कर रहे हैं, और इस देश में हर वर्ग को मोदी सरकार पिछले 10 साल से दबाने का काम कर रही है। 10 साल से अन्याय काल चल रहा है। क्या राय है आपकी इसके बारे में? आपने ठीक कहा है, ये अमृत काल नहीं, अन्याय काल है। अमृत किस बात का? क्या महंगाई का अमृत है? क्या बेरोजगारी का अमृत है? क्या ईमानदारी, क्या भ्रष्टाचारी का अमृत है? ये वाकई में अन्याय काल है। वादे पूरे नहीं किए, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, कॉरपोरेट्स का कब्जा खेती पर कराना चाह रहे हैं, मजदूरों के हक मार लिए गए हैं। तो पूरे तरीके से ये अन्याय काल है। और भारत जोड़ो यात्रा में ये हमारी जो थी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उसकी दूसरी कड़ी है, क्योंकि वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत तक थी और उसमें कई पूर्व से पश्चिम के कई राज्य छूट गए थे। इसलिए ये मांग थी और इसलिए हमने मणिपुर से ये यात्रा शुरू की। और इस बीच में ये महसूस भी किया गया कि कुछ मुद्दों पर हमको अब इसे फोकस करना चाहिए। पहला मुद्दा मजदूर, दूसरा किसान, दूसरा महिला, चौथा युवा, और पांचवा इन सब के साथ जो भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य था, भागीदारी। और भागीदारी उन सब की जो अभी तक इस पूरे सत्ता की के संदर्भ में भागीदार अभी तक नहीं है। तो इन 5 उद्देश्यों के लिए ये यात्रा निकाली गई है। सर, लगातार ट्विटर पर आज एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, मोदी का परिवार। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अपने अकाउंट के आगे लिखा है मोदी का परिवार। अजय मिश्र टैनी ने अपने अकाउंट के आगे लिखा है मोदी का परिवार। 700 किसानों की जान चली जाती है और एक इंसान महिला पहलवानों के साथ जो उनके साथ उत्पीड़न किया उसका उनके ऊपर मामला दर्ज है। और तो क्या मोदी जी ये मान रहे हैं कि ये उनका परिवार है और उनका परिवार ऐसा है? पहली बात तो ये है कि मोदी जी ने हमेशा तंज कसा कांग्रेस पर, गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार। लालू जी ने उनको छेड़ दिया कि आपका कौन सा परिवार है। उस बात से इतने उद्वेलित हो गए ये लोग कि सबने कहा कि हम मोदी परिवार है। अब बात वही है कि अगर आप सब मोदी परिवार के हैं तो हमें क्या आपत्ति है, लेकिन फिर ये हम लोगों पर ये परिवारवाद का आरोप मत लगाया करिए। और हमें तो इस बात से भी आश्चर्य है कि संघ परिवार इसको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। क्या
मोहन भागवत जी भी मोदी परिवार के सदस्य हैं क्या? ठीक। सर, मध्य प्रदेश में यात्रा है और मैं बहुत सारे लोगों से मिली, बातचीत हुई। यहाँ पर लगातार जनता का ये कहना है कि विधानसभा चुनावों में वोट कांग्रेस को दिया था, आप बीजेपी गई। सब लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम तो चाहते थे कांग्रेस आए, बीजेपी कैसे आ गई, हमें खुद समझ में नहीं आ रहा है। खुशबू जी, 2003 से ईवीएम आई, मैं तब से इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि हम बटन दबाते हैं, हमें पता ही नहीं पड़ता कि वोट हमें कहाँ गया। और यही हम लोगों का एक प्रश्न है कि यह मेरा वैधानिक राइट है कि मैं जिसे चाहूँ वोट दूँ और वो सही जगह जाए और उसकी गिनती हो। अब ईवीएम से हम लोग वीवीपैट मशीन पे आ गए। अब वीवीपैट में हमें 7 सेकंड के लिए दिखाया जाता है। अरे भाई, 7 सेकंड हमें क्यों दिखाते हो? हमें तो जो वीवीपैट स्लिप प्रिंट होती है वो हमें हाथ में दे दो, और वो वीवीपैट स्लिप जो प्रिंट होती है वो हम डब्बे में जाके डाल देंगे और गिनती सबकी करो। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश का जो मैंडेट है वो चुराया गया है, क्योंकि स्वयं भाजपा के लोग आश्चर्यचकित रह गए जब उनकी सरकार बन गई। लगभग 10% वोट शिफ्ट हुआ है मशीन के द्वारा। सर, रेलवे को लेकर अभी राहुल जी ने एक ट्वीट किया है कि जब 2014 में हमारी सरकार थी तब कितना किराया था, तो मोदी जी ने रेलवे का कायाकल्प करने का सिद्धांत लिया था और आज की तारीख में उसका निजीकरण करने के बावजूद वो गर्त में जा रही है। बात ये है कि आपने देखा होगा, याद होगा आपको, जब लालू यादव जी रेल मंत्री थे तो गरीब रथ शुरू किया था, क्योंकि इस देश का 70% जो लोग हैं वो ना तो एसी 2 टायर में चलते हैं, ना एसी 2 टायर में 3 टायर में चलते हैं, ना एसी फर्स्ट क्लास में चल ही नहीं सकते, वो जनरल स्लीपर्स में चलते हैं। तो लेकिन आज ये हो गया है कि एसी स्लीपर कोचेस ज़्यादा बन रहे हैं और नॉन स्लीपर सस्ते दरों पर जो किराए पे स्लीपर्स होते हैं वो कम बन रहे हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह की भीड़ उसमें उमड़ती है। धीरे 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 पूरा ये रेलवे का जो टिकटिंग प्रोसेस है वो गरीब से निकलकर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास पर जा रहा है। गरीब के पास और कोई विकल्प नहीं है कि वो जनरल 3rd क्लास में जाके बैठे। सर, युवा बेरोज़गारी से खासा परेशान है। जितने भी स्टेट से होकर के अभी तक यात्रा गुजरी है, वहाँ पे युवा बहुत ज़्यादा आक्रोशित दिखे। और राहुल जी ने भी अभी यात्रा में ये बात कही कि हम पाकिस्तान से भी पीछे हो गए हैं बेरोज़गारी में। और मुझे लगता है कि ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि आप लगातार मंच से बोलते हैं कि पाकिस्तान को हम चुनौती देंगे, चाहे वो सेना हो, और आज की तारीख में बेरोज़गारी दर हमारा पाकिस्तान से ज़्यादा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों से। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों से। बात यह है कि देश में जो एक प्रगति हो रही थी, नोटबंदी के बाद उस पर असर पड़ा। लाखों छोटे मध्यम उद्योग बंद हो गए। उसके बाद फिर जीएसटी आई। जीएसटी में भी छोटे और मध्यम व्यापारी को अब हर महीने फॉर्म भरना पड़ रहा है, और जिस प्रकार से उसको जो रिफंड मिलना चाहिए समय पे नहीं मिल रहा है। अब उसका इंटरेस्ट का भार उसके पे तो बढ़ता ही है पूंजी पर। इस वजह से यहाँ की वित्तीय स्थिति वाकई उसमें
कठिनाई सामने आ रही है। जो सेविंग्स पर जीडीपी रेट्स हैं उसमें भारी कमी आई है। आखिर हमारे भारत की संस्कृति यही है कि अगर हम 100 रुपये कमाते हैं तो 99 रुपये खर्च करके 1 रुपये बचाएंगे तो परिवार सुखी होता है, और यदि 101 रुपये हम खर्च करेंगे तो वो परिवार सुखी नहीं होता, दुखी होता है। ये कंज्यूमरिज्म जो आ गया है वेस्टर्न कंसेप्ट का कि लोन लो, हर चीज़ के लिए लोन ले लो, गाड़ी उठा लाओ, मोटरसाइकिल उठा लाओ, हर कोई उठा लाओ, और उसकी वजह से खर्चे बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, आमदनी बढ़ नहीं रही है। तो जब आमदनी बढ़ नहीं रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, बचत हो नहीं रही है, तो लोगों में अशांति होना स्वाभाविक है। सर, सबसे आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। आपने भागीदारी न्याय की बात की कि वो बहुत अहम भूमिका निभाता है। राहुल जी भी लगातार जातीय जनगणना की बात करते हैं, कितना अहम है, और इस देश के लोग हैं वो समझ भी रहे हैं इस बात को, और अब लोगों तक ये मुद्दा जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव भी नज़दीक हैं, क्या भूमिका रहेगी जातिगत जनगणना की? देखिए, पहली बात तो यह है कि 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, और केंद्र सरकार का, यूपीए सरकार का निर्णय था कि कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। उससे कम से कम ये पता पड़ेगा कि कौन कौन सी अभी ओबीसी में भी कौन कौन सी कास्ट हैं जिन्होंने ज़्यादा लाभ ले लिया, कौन कौन सी ऐसी ओबीसी में कास्ट है जिनको कोई लाभ नहीं मिला। इसी प्रकार एससी और एसटी में भी कई कास्ट ऐसी हैं जिनको अधिकांश लाभ मिल गया, किसी को नहीं मिला। इससे साफ हो जाएगा कि जैसा कि राहुल गांधी बड़े सही तरीके से समझाते हैं कि अगर आपको कहीं एक्सीडेंट होता सबसे पहले एक्सरे कराते हैं, तो समाज का एक्सरे करने के लिए केवल एकमात्र तरीका है, वो है कास्ट बेस्ड सर्वे और कास्ट बेस्ड सेंसस। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। न्याय की ये यात्रा निरंतर जारी है, मध्य प्रदेश में है, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी रहेगी जब तक इस देश के हर वर्ग को न्याय का हक नहीं मिल जाता। न्याय का हक मिलने तक।